मेरी बहन की दो बेटियां माजूर थीं। मेरा बहनोई रोज उन्हें हमारे घर ले आता। मेरी माजूर भांजियां मेरे सामने रोने बैठ जाती और जिद करती कि मैं उनके घर चलूं। मेरी बहन फोत हो चुकी थी। एक रोज भांजियों की जिद पर मैं उनके साथ चली गई। मैं उन्हें अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती, मगर बहनोई मुझे मना कर देता। एक रात मेरी आंख खुली तो कमरे में धुआं सा था। मैंने जैसे ही चादर हटाई तो मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि मेरा नाम फिरदौस है। मैं उस वक्त 6 साल की थी और मेरी बड़ी बहन 9 साल की थी जब अब्बा का इंतकाल हो गया। मेरे अब्बा मजदूर थे और मरने के बाद वो हमारे लिए सिर्फ परेशानियां और मुसीबतें ही छोड़कर गए थे। मेरी अम्मा ने अब्बा के जाने के बाद लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करती और शाम को घर आते हुए उनका बचा हुआ खाना ले आती थी। वो खाना हमें खिला देती और जो थोड़ा बहुत बच जाता वो खुद भी खा लिया करती थी। जिनके घरों में अम्मा काम करती थी वो अपने बच्चों के पुराने कपड़े अम्मा को दे देते थे, जो अम्मा मुझे और बाजी को पहनाती थीं। वो कपड़े नाप में हम दोनों को पूरे नहीं आते थे, इसके बावजूद हम वही पहना करते थे। हमारी बस्ती की ज्यादातर औरतें लोगों के घरों में काम करती थीं, क्योंकि उनके शोहर या तो कमाते ही नहीं थे या फिर इतना कम कमाते थे कि इतनी कम आमदनी में महंगाई के इस दौर में गुजारा करना मुश्किल था। हमारे घर में तो गैस भी नहीं था। बराबर वालों के घर से गैस का पाइप ले रखा था, जिसका आधा बिल हर महीने हम उनको दिया करते थे। बिजली कम से कम खर्च हो, इसलिए अम्मा सिर्फ दोपहर को पंखा चलाया करती थी और रात को भी बस एक बल्ब उस वक्त जलता जब अम्मा ने घर का काम करना होता था। जब बाजी की उम्र 12 साल हुई तो उसने भी अम्मा के साथ काम पर जाना शुरू कर दिया। जब तक अम्मा और बाजी काम पर रहती मैं घर में अंदर से कुंडी लगाकर खेलती रहती या फिर सो जाती। अब अम्मा ने 6 घरों का काम पकड़ लिया था, क्योंकि बाजी साथ होती थी तो दोनों मिलकर फटाफट काम कर लेती थीं। इस तरह अम्मा को इतने पैसे महीने के आखिर में मिल जाते कि हमारे घर की दाल रोटी पूरा महीना चलती रहती थी। हम दोनों बहनें जैसे जैसे बड़ी हो रही थीं, हमारे नैन नक्श बदलने लगे थे। बाजी का रंग सांवला था और नैन नक्श भी कुछ खास नहीं थे, लेकिन मैं अम्मा की तरह गोरी चिट्टी थी और सब कहते थे कि मैं जवान होकर बहुत खूबसूरत हो जाऊंगी। मुझे भी अपनी गोरी रंगत पर बहुत नाज था। बाजी जब अम्मा के साथ लोगों के घरों में काम करने जाती तो वो लोग बाजी को कुछ खाने पीने को दे देते, तो बाजी वो चीज छापर में डालकर रख लेती और मेरे लिए ले आती थी। फिर हम दोनों मिलकर खाया करते थे। अम्मा हम दोनों का इतना प्यार देखकर खुश होती थीं और कहती थीं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं इस तसल्ली के साथ मरूंगी कि मेरे बाद तुम दोनों बहनें एक दूसरे का ख्याल रखोगे। हम अम्मा की बात सुनकर अम्मा से कहते कि पहले हमें अब्बा छोड़कर चला गया, अब तुम चली जाओगी तो हम अकेले कैसे रहेंगे। अम्मा हमारी बात सुनकर हंसने लग जाती। हम तीनों ही एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। एक मर्तबा मुझे बहुत तेज बुखार हो गया तो मुझसे ज्यादा तकलीफ में मेरी बहन थी। उसने सारी रात जाग कर मेरे माथे पर पट्टियां रखी और जब मेरा बुखार उतरा उसके बाद वो मेरे साथ सोई। मेरे दिल में अपनी बहन के लिए बहुत मोहब्बत थी। मैं उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती थी। ऐसे ही हंसते रोते और एक दूसरे का दुख सुख बांटते जिंदगी गुजरती रही और देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। बाजी 19 की हो गई थी, जबकि मैं 16 साल के बाद 17वें साल में लगी हुई थी। लेकिन बाजी से पहले मेरे रिश्ते आने लग गए, जबकि अम्मा चाहती थी कि पहले बाजी की शादी हो और उसके बाद वो मेरी शादी करेंगी। मगर बाजी की सांवली रंगत उसके रिश्तों की राह में रुकावट बन गई। शुरू में बाजी के लिए अगर कोई रिश्ता आता तो वो मुझे देखकर मुझे ही पसंद कर लेते थे। अम्मा उनसे कहती कि ये मेरी छोटी बेटी है और अभी पढ़ रही है, इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो मैं इसकी शादी कर दूंगी। अम्मा बाजी के लिए मेरी पढ़ाई का झूठ बोल देती थी, लेकिन बात फिर भी नहीं बनती थी। बाजी ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना था, लेकिन मुझे मालूम था कि उसे दुख होता है। और फिर जब 5-6 मर्तबा ऐसा हो गया तो अम्मा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अब कोई भी रिश्ता आए तो तुमने उनके सामने नहीं आना। और फिर दोबारा से अम्मा ने रिश्ते वाली से कहकर बाजी के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। कुछ महीनों की तलाश के बाद बाजी के लिए नदीम भाई का रिश्ता आ गया, जो अम्मा को बहुत पसंद आया था। नदीम भाई की अम्मा ये रिश्ते लेकर आई थी और उन्होंने बाजी को पसंद कर लिया। उस दिन मैं उन लोगों के सामने नहीं गई थी और फिर जरूरी बातों के बाद बाजी की बात पक्की हो गई। अम्मा ने उनसे कहा कि वो मंगनी की बजाय सीधा निकाह करना चाहती हैं। लड़के की माँ ने अम्मा की बात मान ली, क्योंकि वो बीमार रहती थी और अपने घर में कोई ऐसी बहू ले जाना चाहती थी जो कि घर को संभालने के साथ साथ
उनकी भी खिदमत कर सके। इस तरह 1 महीने बाद बाजी की शादी नदीम भाई से हो गई और शादी पर नदीम भाई ने मुझे देखा तो हैरान रह गए और बाजी से पूछने लगे कि ये कौन है। बाजी ने उनको बताया कि ये मेरी छोटी बहन फिरदौस है। तो वो कहने लगे, ये इससे पहले तो नजर नहीं आई। बाजी मुस्कुराकर खामोश हो गईं। नदीम भाई की अपनी एक छोटी सी दुकान थी और उनका घर भी अपना था। वो माँ बाप के इकलौते बेटे थे और घर में सिर्फ उनकी एक बीमार माँ थी, इसलिए उनका गुजर बसर बड़ी आसानी से हो जाता था। बाजी जब भी आकर उनके घर गईं तो बाजी ने उनका घर जन्नत बना दिया। वो अपने शोहर के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत खिदमत करती थीं, घर को भी सजा कर रखती और खुद भी सज संवर कर रहा करती थीं। लेकिन इसके बावजूद बाजी के चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं आती थी जो एक खुशहाल शादीशुदा औरत के चेहरे पर होती है। मैं अब इतनी बड़ी तो हो चुकी थी कि इन बातों को समझती थी। शादी के 1 महीने बाद बाजी हमसे मिलने हमारे घर आई तो अम्मा उस वक्त काम पर गई हुई थीं। मैं घर में अकेली थी। मैं बाजी को अपने घर में ले गई और हम दोनों बैठकर बातें करने लगी। मैंने बाजी से पूछा कि तुम खुश तो हो ना, नदीम भाई कैसे हैं? तब वो मुस्कुराकर कहने लगी कि नदीम तो बहुत अच्छे हैं, बल्कि मेरी सास भी बहुत अच्छी है और मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मगर मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया और फिर जब वो मेरे पास लेटी तो मैंने उसकी कलाई पर जख्म का निशान देखा। मैं परेशान हो गई और मैंने उससे पूछा कि ये निशान कैसे लगा है। तब वो कहने लगी कि मेरी कलाई पर इस्त्री लग गई थी, इस वजह से जख्म बन गया। मैंने कहा कि ऐसे कैसे इतनी ज्यादा इस्त्री लग गई है कि जख्म बन गया। तो वो चुप हो गई। मुझे शक हो रहा था कहीं नदीम भाई ने तो इसे नहीं जलाया था, मगर मैं खामोश हो गई। लेकिन 1 हफ्ते बाद जब बाजी दोबारा हमें मिलने आई तो उसके माथे पर जख्म का निशान था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि नहाकर निकली थी और पैर फिसल गया, तब माथा दरवाजे से लगने की वजह से फट गया था। बस इसी वजह से जख्म हो गया। पता नहीं क्यों मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आता था, लेकिन वो मुझे कुछ बताती ही नहीं थी। एक दिन मैंने अम्मा से बात की तो अम्मा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम खामोश रहा करो, क्योंकि हर घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। फिर बाजी को अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुना दी और वो उम्मीद से हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट का कह दिया था। अम्मा ने मुझे उसके घर कुछ दिन के लिए भेज दिया। मैं वहाँ चली गई। मैं उसकी सास के साथ उसके कमरे में ही सोती थी, लेकिन रात को सोते हुए मुझे बाजी और नदीम भाई के लड़ने की आवाजें आती थीं और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता जैसे नदीम भाई बाजी को मार रहे हैं, लेकिन मैं खामोशी से लेटी रहती। मैं कर भी क्या सकती थी? वहाँ जितने दिन मैं रही घर का काम कर देती थी, लेकिन इस बावजूद नदीम भाई के कपड़े वगैरह बाजी खुद तैयार किया करती थी। मैं उनको मना भी करती थी, लेकिन वो कहती कि नदीम को पसंद नहीं आएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आ गई कि मेरी बहन इस घर में खुश नहीं है। मैं 1 हफ्ता रहने के बाद वापस आ गई थी। उन दिनों में बाजी हमारे घर में बहुत कम आई, क्योंकि वो इतनी कमजोर होती जा रही थी कि डॉक्टर ने उसे कहीं आने जाने से मना कर रखा था। और फिर जब डिलीवरी का वक्त आया तो बाजी के यहाँ पहली बेटी पैदा हुई और अम्मा बहुत खुश थीं। बच्ची बहुत प्यारी थी, मगर खुदा की करनी ऐसी कि वो एक टांग से माजूर थी। डॉक्टर का कहना था कि वो बड़ी होकर बैसाखी के साथ चल फिर सकेगी, मगर उसका कोई इलाज नहीं है। हमने नदीम भाई को मुबारकबाद दी, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि वो खुश नहीं हैं। उन्होंने तो अपना चेहरा ही दूसरी तरफ कर लिया था। और फिर बाजी की पहली बेटी पैदा होने के 3 माह बाद बाजी की सास का इंतकाल हो गया। इसके बाद तो जैसे नदीम भाई को किसी का डर ही नहीं रहा था। अब तो वो मेरी और मेरी अम्मा की मौजूदगी में भी बाजी को बुरी तरह डांट देते थे। अपनी माजूर बेटी को भी कुछ खास प्यार नहीं करते थे। 7 माह बाद बाजी फिर से उम्मीद से हो गई। वक्त गुजरता गया और बाजी के दूसरे बच्चा पैदा होने वाला हो गया। मेरी बहन सूखकर कांटा होती जा रही थी। उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद पूरे घर का काम वो अकेली करती थी। मुझे अम्मा जब वहाँ जाने का कहती तो मैं खामोशी से चली जाती, क्योंकि मुझे अपनी बहन से बहुत प्यार था। मैं वहाँ जाती और बाजी का हाथ बटा देती। एक दिन मैंने उसे कसम देकर पूछा कि नदीम भाई उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते ना। तब वो रो पड़ी और मुझे कहने लगी कि अम्मा को नहीं बताना, लेकिन नदीम मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मेरा रंग सांवला है और उनको बेटा चाहिए था। मगर बदकिस्मती से मेरे यहाँ बेटी पैदा हो गई और वो भी माजूर बेटी। इससे बेहतर था कि वो मर जाती।
تب میں نے ایک دم سے اس سے روک دیا اور کہا کہ باجی بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، ان کو اپنی بد نصیبی نہ سمجھو۔ تو باجی کہنے لگی کہ اب اگر دوبارہ بیٹی پیدا ہو گئی تو ندیم مجھے گھر سے نکال دے گا۔ میں نے باجی کو تسلی دی اور کچھ دن رہنے کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گئی، اور جب ان کی ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو میں اور اماں دونوں باجی کے پاس چلے گئے۔ باجی کے ہاں ایک ننھی پری نے جنم لیا تو ندیم بھائی یہ خبر سنتے ہی بنا اپنی بیٹی کو دیکھے ہی اسپتال سے غائب ہو گئے۔ ادھر مجھے باجی کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ قسمت ان کے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہی تھی، میری تو سمجھ سے باہر تھا، کیونکہ اس بار بھی باجی نے معذور بیٹی کو جنم دیا تھا۔ اماں کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ دوسری بچی کی پیدائش پر باجی پورے 2 ماہ روتی رہی تھی۔ پھر امی نے ندیم بھائی کے پاس جا کر ان کے پیر پکڑ کر اپنی بیٹی کی خوشیوں کی بھیک مانگی تھی۔ تب ندیم بھائی باجی کو لے گئے تھے۔ 1 سال بعد باجی کے ہاں تیسرے بچے کی پیدائش ہوئی، لیکن اس بار بیٹا ہوا تھا اور وہ بھی بالکل صحت مند۔ اس پر ندیم بھائی بہت خوش ہوئے، لیکن بیٹے کے بعد بھی باجی کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اب تو وہ بات بات پر باجی کو مارتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو لنگڑی کہہ کر پکارتے تھے۔ اور پھر ایک خبر قیامت بن کر ہم پر ٹوٹی جب باجی بیمار ہوئی اور پتہ چلا کہ ان کو کینسر ہے۔ اماں نے باجی کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن 6 مہینے کے اندر اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ باجی کے جانے کے بعد میں تو بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ ندیم بھائی بچوں کو روز ہمارے گھر لے آتے تھے، مگر میری دونوں بھانجیاں رونے لگ جاتی اور ضد کرتی کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلوں۔ ایک روز دونوں بچیاں بہت ضد کرنے لگیں تو اماں نے مجھے کہا کہ میں وہاں جا کر بچیوں کے ساتھ کچھ دن رہ آؤں اور انہیں کھانا بنا دیا کروں۔ جب میں وہاں جا کر کھانا بناتی، گھر کی صفائی کرتی اور بچوں کو سنبھالتی تو مجھے ندیم بھائی کی نظریں بڑی عجیب سی لگتی تھیں۔ وہ بہانے سے کام پر جانے سے بھی دیر کر دیتے، یا پھر دوپہر کو دکان سے کھانا کھانے کے بہانے سے واپس آ جاتے۔ اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں انہیں کھانا دے کر اندر جانے لگی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، پر یہ سوچ کر بیٹھ گئی کہ وہ کہیں برا نہ مان جائیں اور میری باجی کے بچوں کو گھر سے نہ نکال دیں۔ میں وہاں بیٹھی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہارا شادی کرنے کا کب ارادہ ہے؟ مجھے ان کا یہ سوال بڑا عجیب لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ جب میری اماں بہتر سمجھے گی میری شادی کر دے گی۔ اور پھر جب میں کھانے کی ٹرے اٹھانے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے ہاتھ کھینچ لیا تو کہنے لگے ابھی تو میں کھانا کھا رہا ہوں، ابھی تو رہنے دو۔ لیکن میں سب سمجھتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر اس طرح کرتے تھے۔ مجھے ان کی نیت ٹھیک نہیں لگتی تھی، اس لیے میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے گھر پر رہوں، لیکن میں صرف اپنی معذور بھانجیاں اور بھانجے کی وجہ سے یہاں رہ رہی تھی۔ میں کھانا بنانے لگتی تو ندیم بھائی مجھے منع کر دیتے اور کہتے کہ تم کچن میں کام کرو گی تو تمہارا رنگ خراب ہو جائے گا، اس لیے تم بس بچوں کو سنبھالو، میں کھانا باہر سے لے آؤں گا۔ وہ دوپہر کو دکان سے آتے اور کھانا ہمیں دے کر دوبارہ دکان پر چلے جاتے، مگر میں وہ کھانا کھاتی تو کچھ دیر بعد مجھے نیند آنے لگ جاتی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کب سو جاتی تھی، اور جب میری آنکھ کھلتی تو شام ہو چکی ہوتی تھی۔ مجھے خود پر اتنا غصہ آتا کہ میں بھلا سو کیوں جاتی ہوں۔ تینوں بچے اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، چھوٹا منا تو بہت چھوٹا تھا۔ جب مسلسل ایسے ہونے لگا تو ایک دن میں واپس اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے جا کر اماں سے کہا کہ مجھے وہاں پر کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا، مجھے باجی کی یاد آتی ہے۔ لیکن اماں مجھے سمجھانے لگ گئی اور کہنے لگی کہ اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچھ ہو گیا تو اپنی باجی کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گی۔ میں اماں کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی اور شام تک واپس وہاں چلی گئی، لیکن میرے ساتھ پھر وہی کچھ ہونے لگا، لیکن اب تو میرے جسم پر لال رنگ کے نشان بننے لگے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو اماں کہنے لگی کہ ضرور تجھے کوئی الرجی ہو رہی ہے، تو کوئی دوا کھا لے۔ پھر ایک دوپہر جب ندیم بھائی کھانا لے کر آئے تو میں نے وہ کھانا کھانے کی بجائے بیڈ کے نیچے پھینک دیا، اور پھر ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد آنکھیں بند کر کر بستر پر لیٹ گئی۔ لیکن یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ ندیم بھائی کچھ دیر کے بعد واپس آ گئے تھے۔ میں نے اپنے منہ پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آخر ماجرا کیا ہے، اس لیے ندیم بھائی کو پتہ نہیں چلا کہ میں سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں۔ تینوں بچے دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ندیم بھائی میرے کمرے میں آئے
और उनके हाथ में कुछ सामान भी था जो उन्होंने मेरे पास रखा और फिर मेरे ऊपर पानी के छींटे मारे। उसके बाद कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और फिर किसी चीज को जलाकर उसका धुआं मेरे आसपास फैलाने लगे। उसके बाद जब उन्होंने ये सब अमल करने के बाद सामान को समेटा तो मैंने सुकून का सांस लिया, वरना मैं बहुत डर रही थी कि जाने वो और क्या करेंगे। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो ये सब क्या था। फिर वो वापस सामान कहीं रख कर दरवाजा बंद करके चले गए। मैं उठी और जाकर वो सामान स्टोर में ढूंढने लग गई। वहां पुरानी अलमारी के दराज में कुछ चीजें रखी हुई थीं जो बड़ी अजीबोगरीब थीं। उनमें काले और लाल रंग के धागे थे। एक पानी का छोटा सा प्याला था, उसके साथ कुछ अगरबत्तियां और कोयले रखे थे। साथ में एक माचिस भी थी। इसके अलावा पाउडर सा कुछ एक डब्बी में बंद था। वो सब चीजें देखकर मैं घबरा गई। मैं उसी वक्त अम्मा के पास चली गई और अम्मा को जाकर सारी बात बताई। अम्मा भी सब सुनकर परेशान हो गईं और कहने लगीं, कल भी ऐसे ही करना, खाना मत खाना और मैं उसी वक्त वहां आऊंगी। दूसरे दिन जब नदीम भाई खाना देकर चले गए तो मैंने ऐसे ही किया और दुपट्टा मुंह पर डालकर लेट गई। नदीम भाई आए और आकर वही सब अमल करने लगे। जब अम्मा ने एकदम से घर में दाखिल होकर उनको ये सब करते हुए पकड़ लिया, अम्मा ने उनके मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहने लगी, ये सब क्या है। वो एकदम से बुखला गए थे और अम्मा से कहने लगे कि जब मैंने पहली मर्तबा फिर दोस्त को देखा था तब ये मुझे बहुत पसंद आई थी और अब मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। इसलिए एक बाबा जी ने मुझे ये अमल बताया था। आप सच्चाई जान गई हैं तो अब आपके लिए बेहतर है कि आप मेरी शादी फिर दोस्त से कर दें। इस तरह वो मेरे बच्चे भी संभाल लेगी, वरना मैं किसी और से शादी करूंगा तो ना जाने वो मेरी माजूर बच्चियों के साथ कैसा सलूक करेगी। अम्मा ने उसे बुरा भला कहा और कहने लगी कि तू जो मेरी बेटी के साथ मारपीट करता था वो सब मुझे याद है। तेरी वजह से मेरी बड़ी बेटी मर गई और अब तू अपने बच्चों के साथ जो मर्जी कर, लेकिन मैं अपनी दूसरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। अम्मा मुझे वहां से लेकर चली गई। उसके बाद ना मैं वहां गई और ना अम्मा वहां गई। हम अपने बच्चों के लिए तड़पते थे। हमें डर भी लगता था कि जाने नदीम भाई उनके साथ कैसा सलूक करेंगे, लेकिन अम्मा ने दिल पर पत्थर रख लिया था और मुझे भी मेरी इज्जत प्यारी थी। फिर अम्मा ने एक जगह मुनासिब रिश्ता देखकर मेरी बात पक्की कर दी और जिस दिन मेरा निकाह था उसी दिन नदीम भाई हमारे घर आए और अम्मा से माफी मांगने लगे। उन्होंने मुझसे भी माफी मांगी और कहने लगे कि जब तुम लोग वहां से आ गए थे तो उसके दूसरे दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट बहुत खतरनाक था, लेकिन पता नहीं मैं कैसे बच गया। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी बेटियों को लंगड़ा कहता था, उन पर कोई तवज्जो नहीं देता था। अगर वक्त पर अल्लाह ताला मेरी मदद ना करता तो आज मैं खुद भी अपाहिज हो जाता। अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी जिंदगी मेरे बच्चों के लिए दी है। मैं आप दोनों से शर्मिंदा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि अब मैं अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगा। अगले हफ्ते में एक बेवा खातून से निकाह कर रहा हूँ, उसकी एक बेटी भी है। मैंने अपने आप से और अपने रब से वादा किया है कि मैं उसकी बेटी और अपने बच्चों को जान से बढ़कर अजीज रखूंगा। उसके बाद नदीम भाई ने मेरे सर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। मेरी अम्मा ने और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, क्योंकि वो जिसे चाहता है हिदायत देता है। आज इस बात को 8 साल बीत चुके हैं। मेरे अपने 2 बच्चे हैं और मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मैं अपने शोहर के साथ नदीम भाई के घर भी जाती हूँ, क्योंकि वहाँ मेरी 2 मासूर भांजियां और एक भांजा रहता है और मैं इस चीज की गवाह हूँ कि नदीम भाई वाकई में बदल चुके हैं। उन्होंने चेहरे पर दाढ़ी भी रख ली है और नमाज भी पढ़ते हैं। और नदीम भाई ने जिस औरत से शादी की है उसने नदीम भाई के बच्चों को अपने बच्चों की तरह सीने से लगा लिया था और नदीम भाई भी उसकी बेटी की सके बाप की तरह परवरिश कर रहे हैं। मुझे ये सब देखकर बाजी और अम्मा की बहुत याद आती है, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि वो जहाँ भी हैं खुश रहें। आखिर हम सब ने वहीं लौट कर जाना है।